बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 3-4 अहम डेवलपमेंट्स इस वीलॉग में आपको बताते हैं। एक तो ये कि तोशाखाना के हवाले से सुबह सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ है। हाई कोर्ट के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील की है इमरान खान साहब ने। उसकी डिटेल्स आपको बताता हूँ कि ये क्या अपील है, क्या रिलीफ पॉसिबली मिल सकता है इमरान खान साहब को। तोशाखाना का ट्रायल क्या स्टे हो सकता है, नहीं हो सकता। तोशाखाना में इमरान खान के लिए किस हद तक चीज़ें मुख्तलिफ होंगी सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग के बाद, क्योंकि जो ट्रायल कोर्ट है वो तो बड़ी स्पीड से ट्रायल को लेकर चल रहा है और वो समझ से बाहर है कि वो किस तरह इतनी स्पीड से लेकर चल रहा है, जबकि जज साहब खुद अब इस मामले में एक पार्टी बन चुके हुए हैं और उनके सामने तो ये केस चलना ही नहीं चाहिए था। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ। दूसरा ये कि साइफ़र की जो तहकीकात FIA की तहकीकाती टीम के सामने इमरान खान साहब तकरीबन 2 घंटे आज पेश हुए हैं, जा चुके हैं। तीसरा ये कि ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ी गैर मुनासिब नामुनासिब गुफ्तगू की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन के हवाले से पार्लियामेंट में। और चौथा ये कि मौलाना फजलुर रहमान ने गुफ्तगू ऐसी की है कि जिसमें आपको रौनत नज़र आती है। ये सारी चीज़ें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं तोशाखाना। देखें, तोशाखाना जो है ना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब अपील की गई थी, नीचे ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि केस काबिल समात है, तो उसकी अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस केस को वापस रिमांड कर दिया ट्रायल कोर्ट को कि जी आप इस फ़ैसले को कानूनी तौर पर तफसील में लिखें और फिर बताएं कि कैसे काबिल समात है। अब बजाय इसके कि वो कानूनी तौर पर तफसील में लिख कर बताते कि कैसे काबिल समात है, उन्होंने तो इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस की बहस सुनी नहीं और सुने बगैर उजलत में फ़ैसला दे दिया। उसको दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया, लेकिन उसका अभी तक फ़ैसला हो नहीं सका। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो पहला ऑर्डर था कि जिसमें केस वापस रिमांड किया था ट्रायल कोर्ट को कि आप तफसील में सुने और फिर फ़ैसला करें, उस फ़ैसले को इमरान खान की लीगल टीम ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये फ़ैसला कि केस को रिमांड बैक किया जाए बैक टू द ट्रायल कोर्ट, ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ट्रायल कोर्ट के फ़ैसले में सुकम थे, लिमिटेशन गुजर चुकी थी, जिसके बाद ये मामला आगे नहीं चल सकता था। तो सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस फ़ैसले को दुरुस्त करे और तोशाखाना का जो ट्रायल चल रहा है इस वक्त जज हुमायूं दिलावर की अदालत में, उसको सुप्रीम कोर्ट रोक दे या कलअदम करार दे। तो सुबह ये हेयरिंग है। अब जस्टिस याहिया आफरीदी हैं एक जज, दूसरे एक और जज साहब हैं, डिविजनल बेंच है, उनके सामने केस सुबह लगेगा, वो सुनेंगे और फिर सुबह हमें पता लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से क्या ऑब्जर्वेशन देता है। लेकिन हैविंग सेड दैट, जो तोशाखाना के ट्रायल कोर्ट में हो रहा है ना, जज हुमायूं दिलावर जो कुछ कर रहे हैं वो भी अनप्रेसिडेंटेड है। उसकी मेरे ख्याल में वो इतना बड़ा एक मैं समझता हूँ कि गलत प्रेसिडेंट रिकॉर्ड हो रहा है, सेट हो रहा है कि ये तो आने वाले टाइम्स में, आने वाले वक्तों में इसकी मिसाल दी जाएगी। और मैं आपको याद है जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जब ट्रायल चला था ना, और वो ट्रायल एक फोरम से जुल्फ़िकार अली भुट्टो को महरूम कर दिया गया था। यानी कि आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि एक मर्डर ट्रायल डायरेक्टली जो है वो हाई कोर्ट में चले, क्योंकि मर्डर ट्रायल चलता है नीचे एडिशनल सेशन कोर्ट में और उसकी अपील जाती है हाई कोर्ट में। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस में डायरेक्टली हाई कोर्ट में कत्ल का मुकदमा यानी कि ट्रायल चला था और उसकी अपील हुई थी सुप्रीम कोर्ट में। तो भुट्टो साहब को एक फोरम ऑफ अपील से महरूम कर दिया गया था और फिर आने वाले वक्तों में आज तक उस मुकदमे की मिसाल दी जाती है, यहाँ तक कि कहा जाता है कि जुडिशल मर्डर था। आप सोचें कि कितना बड़ा धब्बा है हमारी जुडिशरी के ऊपर कि ये जुडिशल मर्डर था, अदालती कत्ल था। अब ये जो तोशाखाना का ट्रायल जिस अंदाज में चल रहा है ना, इसकी मुमासलत है। जज साहब जो हैं हुमायूं दिलावर, वो तो ख़ुद पार्टी बन चुके हैं बड़े बुरे तरीके से इस पूरे तनाज़े में, क्योंकि वो ये कह चुके हैं, तहरीरी तौर पर दरख्वास्त दे चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला के ख़िलाफ़ FIA में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और कह चुके हैं कि मुझे इन लोगों से इंसाफ चाहिए। तो जिन लोगों से जज साहब को प्रॉब्लम है, तकलीफ़ है, जिनके ख़िलाफ़ वो मुद्दई हैं, कंप्लेनेंट हैं, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि उन्हीं लोगों के केस में वो जज नहीं बन सकते, क्योंकि वो अपेरेंटली डिसक्वालीफाई हो चुके हैं, वो नाअहल हो चुके हैं कानूनी तौर पर इस केस में जजी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब कि नो मैन कैन बी ए जज इन हिज ओन कॉज। ये तो ऐसे ही है कि किसी के साथ मिसाल के तौर
पर मुझे कोई मसला है और मैं कहूँ कि इसने मेरे साथ ज़्यादती की है और मुझे इसके ख़िलाफ़ इंसाफ चाहिए या इसको सज़ा दें, और फिर उसी के किसी दूसरे केस का फ़ैसला मैं कहूँ कि मैं करूँगा और मैं उसमें बिल्कुल गैर जानिबदार हूँगा, मैं गैर जानिबदार उसमें हो ही नहीं सकता। और अगर इतना ही कोई वली अल्लाह है ना कि उसके दिल में, जहन में, कहीं दिमाग के किसी कोने दरीचे में पीटीआई की वो जो कहते हैं कि मेरी ट्रोलिंग हुई है और वकला ने जो कुछ किया है उनके हवाले से कोई नेगेटिव सेंटिमेंट नहीं है, तो उसके बावजूद कानून का तकाजा ये है, क्योंकि कानून किसी के दिमाग के में घुस के नहीं ये देखता कि वो बायस्ड है या अनबायस्ड है, वो ऑब्जेक्टिव है कि वो सब्जेक्टिव है, वो जानिबदार है या वो गैर जानिबदार है। कानून सिर्फ रिकॉर्ड को देखता है, वो फाइल को देखता है, वो हकायक को देखता है। और जब हकायक में ये बात सामने आ चुकी है कि जज साहब खुद कंप्लेनेंट मुद्दई बन चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला के ख़िलाफ़, और फिर कल का जो वाक़या है जिसमें शटअप तक की बातें हो गई जज और वकील के माबैन, और उसके बाद अदालत का माहौल भी अजीब हो गया और अजीबो गरीब सिचुएशन बन गई। ऐसे तो नहीं कोर्ट हेयरिंग्स आगे चलती हैं, और उसके बावजूद जज तुले हुए हैं कि मैंने ही इस केस का फ़ैसला करना है। तो ये तो इससे ज़्यादा बुरी मिसाल कोई हो ही नहीं सकती है इंसाफ की धज्जियाँ उड़ाने की। मतलब कि मैं ये नहीं कहता कि हुमायूं दिलावर साहब जो हैं वो बदनीयत हैं, मैं नहीं कहता मैं ये नहीं कहता कि वो बदनीयत है। मैं ये भी नहीं कहता कि जी हुमायूं दिलावर साहब जो हैं वो एक मखसूस एजेंडे पे चल रहे हैं, मैं ये भी नहीं कहता। मेरे पास कोई सबूत नहीं है इस चीज़ का, लेकिन मेरे पास इस चीज़ का सबूत है कि जो एक इम्पार्शल, एक गैर जानिबदार जज की रिक्वायरमेंट होती है, हुमायूं दिलावर साहब अब उसके ऊपर पूरा नहीं उतरते, क्योंकि उनकी तू तड़ाख बहुत बुरी हो चुकी है कमरा अदालत में। वो खुद पिटिशन डाल चुके हैं, उनके ख़िलाफ़ पीटीआई वालों ने पिटिशन डाला हुआ है। तो ये तो अब तनाज़े में एक पार्टी बन चुके हैं। ही इज़ अ पार्टी टू द डिस्प्यूट, ही इज़ नो मोर अ न्यूट्रल, अनबायस्ड, इम्पार्शल जज। गैर जानिबदारी तो कहीं पर अब रह ही नहीं गई है। इतने हीटेड आर्गूमेंट एक्सचेंज हुए हैं, इतनी नामुनासिब ज़ुबान का इस्तेमाल हुआ है कि उसके बाद अब हुमायूं दिलावर इज़ जस्ट नॉट कॉम्पिटेंट टू लिसन टू दिस केस, ये जो तोशा खाना ट्रायल है। लेकिन उसके बावजूद हैरान मैं इस बात पे हूँ कि वो ट्रायल को इतनी स्पीड से आगे चला रहे हैं। और आज की खबर यह है कि ख्वाजा हारिस जो है, उन्होंने जो गवाह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के थे उनके ऊपर जरा मुकम्मल कर लिए। दिस इज सो सरप्राइजिंग। एक वकील की हैसियत से ये इतना शॉकिंग है, इतना सरप्राइजिंग है कि जज साहब के साथ इस हद तक फटा चल रहा है। और जज साहब को पड़ी है मैंने फैसला सुनाना है, मैंने फैसला। और भाई ऐसे इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होते हैं। और अगर आप फैसला सुना भी देंगे मिसाल के तौर पे कोई इमरान खान की नाअहली का या डिसक्वालिफिकेशन का, तो उस फैसले की कानूनी तौर पर वक़्त नहीं होगी, उसको अपील में चैलेंज किया जाएगा। आपका अपेरेंटली आपके खिलाफ जो बायस है उसके ऊपर एप्लीकेशन वो दे चुके हैं। उनका जो आपके खिलाफ बायस या आपसे प्रॉब्लम है उसके खिलाफ आप एप्लीकेशन दे चुके हैं। तो यहाँ पे तो आप दोनों एक दूसरे के मुखालिफ पार्टियां हैं। इसमें जज्जी कहाँ से आ गई, इसमें इंसाफ कहाँ से आ गया, इसमें मुनसफ़ी कहाँ से आ गई। मुनसिफ तो अबव बोर्ड होता है, वो तो न्यूट्रल होता है, वो गैर जानिबदार होता है, उसका किसी से कोई लेना देना नहीं होता, वो सिर्फ एविडेंस को देखता है। और जब इस क्राइटेरिया पर आप पूरे ना उतरें या इस क्राइटेरिया के मुताबिक साबित हो जाए कि आप फिट नहीं है, तो फिर आप केस सुन ही नहीं सकते। और अगर उसके बावजूद ये केस चलाया जाता है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान की अदालती तारीख़ में एक और निहायत बुरा प्रेसिडेंट सेट होने जा रहा है, जिसकी आने वाले कई दहाइयों तक और नस्लों तक मिसाल दी जाएगी। और हुमायूं दिलावर साहब को भी कोशिश करनी चाहिए कि वो इससे अपनी जान छुड़ाएं। उनका पूरा करियर स्टेक पे है। अब मुझे नहीं पता कि उनके ज़हन में क्या चल रहा है, लेकिन जितनी एनिमोसिटी, जितनी अजीबो गरीब किस्म की एक फ़िज़ा डेवलप हो चुकी है वहाँ पे दोनों पार्टीज़ के दरमियान, उसमें अब ही कुड बी एनीथिंग बट a fair judge in this case. He has just failed the criteria of being a fair judge जो कि रिक्वायरमेंट होती है। तो वो तो बड़ी स्पीड से चल रहा है। अब देखना ये है कि सुबह सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से क्या फ़ैसला सुनाती है। अगर कोई रिलीफ दे देती है इमरान खान साहब को, उनकी टीम सुबह वो केस आर्ग्यू करेगी, तो फिर ये ट्रायल जो है हॉल्ट हो सकता है। जो हॉल्ट होना चाहिए, ये हॉल्ट होना चाहिए।
मैं केस के मेरिट्स पर जाए बगैर ये बात कर रहा हूँ कि चाहे इमरान खान साहब का जो भी इस केस के अंदर, अभी मैं मेरिट्स में मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है तोशा खाना के हवाले से वो मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ, लेकिन एक सेकंड के लिए मैं एज्यूम कर लेता हूँ, एज्यूम ही कर लेता हूँ कि मिसाल के तौर पे इमरान खान साहब तोशा खाना केस के अंदर मिसाल के तौर पे उनके खिलाफ कोई सबूत मौजूद है, मिसाल के तौर पे, हालांकि तोशा खाना में कुछ नहीं है। तोशा खाना केस बिल्कुल मुझे कानूनी तौर पर लगता है कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की एक क्लासिक एग्जाम्पल है, लेकिन उसके बावजूद मिसाल के तौर पर अगर एक सेकंड के लिए मैं एज्यूम कर लूँ कि उसमें इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई ठोस सबूत शवाहिद मौजूद हैं और कोई करप्शन हुई है, तो उसके बावजूद इस वक्त इस कोर्ट में जिसके जज हुमायूं दिलावर साहब हैं, ये ट्रायल आगे नहीं चल सकता, क्योंकि यहाँ पे मामला कानूनी तौर पर बिल्कुल बिगड़ चुका है और सूरत हाल का तकाजा ये है कि ये केस कम से कम जज हुमायूं दिलावर से ट्रांसफ़र होकर किसी और के पास चला जाए। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को किस तरह से डील करेगी और क्या फ़ैसला सुनाएगी। एक तो ये बात होगी। दूसरा ये है कि साइफ़र में 2 घंटे तकरीबन इमरान खान साहब पेश हो चुके हैं FIA की तहकीकाती टीम के सामने, और वहाँ पर जो भी सवाल जवाब थे वो हो गए, सवाल पूछे गए, जवाब उन्होंने दिए। उसके बाद कोई अभी तक मौक़िफ़ ख़ास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब की तरफ से नहीं आया कि वहाँ पे क्या बात हुई है। खान साहब अभी रुके तो बनी गाला में ही हुए हैं, क्योंकि सुबह उनके केसेस और भी लगे हुए हैं। तीसरा ये कि ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ी अजीबोगरीब ज़ुबान इस्तेमाल की है। वो कहते हैं वो कुछ ख़वातीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट का जॉइंट सिटिंग थी, सेशन था, उसमें उन्होंने कोई एहतजाज किया है, कोई नारे लगाए हैं, तो ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि ये बाकियात रह गई हैं, ये खंडरात हैं, ये इनका कूड़ा करकट बाकी रह गया है, इनका कूड़ा करकट यहाँ रह गया है जैसे साफ़ करना है। अब एक तो ख़वातीन जो हैं उनको कूड़ा करकट कहना और फिर ये कहना कि इसको साफ़ करना है, ये किसी भी तरीके से मुनासिब नहीं है। लेकिन ख्वाजा आसिफ का एक ट्रैक रिकॉर्ड आप जानते हैं, वो पहले भी इस तरह की गुफ्तगू कर चुके हुए हैं। उसकी भी बड़ी बात हुई थी, बहुत ज़्यादा वावेला हुआ था, शोर हुआ था कि उन्होंने डॉक्टर शीरी मज़ारी को क्या कहा है, जब डॉक्टर शीरी मज़ारी थी जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा। बातें दो हैं। देखें, मैं ये समझता हूँ कि मिसाल के तौर पे जब पार्लियामेंट में है ना, मर्द भी हैं ख़वातीन भी हैं, तो वहाँ पे फिर ये चीज़ तो नहीं होनी चाहिए कि जी ख़ातून, अगर कोई ख़ातून मिसाल के तौर पे कोई गलत ज़बान का इस्तेमाल करती है या प्रोवोक करती है या कोई ऐसी बात करती है जो कि नामुनासिब है, तो ख़ातून होने का मार्जिन देकर बिल्कुल उसको नज़रअंदाज कर दी। बहुत सारी जगहों पे कर भी दिया जाता है, लेकिन कुछ जगहों पे अगर जवाब दिया जाता है तो फिर वो जेंडर से बालातर होकर दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे इट इज़ वन पार्लियामेंटेरियन अगेंस्ट द अदर पार्लियामेंटेरियन। नज़रियाती सियासी तौर पे कोई बात हो रही है, उसमें भी एक दूसरे का मुकाबला करें। और अगर घटिया मेयार पे कोई बात हो रही है, ज़ातियात पे कोई बात हो रही है और कोई ख़ातून इस तरह की बात कर देती है और फिर उसके जवाब में कोई मर्द उसका वो जवाब दे देता है, तो ये एक नापसंदीदा सूरत हाल तो होगी। लेकिन मेरे ख़्याल में वहाँ पे मर्द को उस तरह से फिर मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराया जाएगा। लेकिन अगर कोई ख़ातून कर ही ये रही है कि वो नारे लगा रही है और वो एहतजाज कर रही है और उसके जवाब में आप उसको कूड़ा करकट कहें और बाकियात कहें, तो इससे आपकी रौनक भी झलकती है। और यही काम जो है ये मौलाना फजल रहमान ने किया। उन्होंने कहा जी कि हम तो ये जिन लोगों ने पाकिस्तान की तरक्की के पहिए को जाम किया, हमने पूरी इस्तकामत के साथ इन नाअहलों का मुकाबला किया और इनको कुर्सी से उठाकर बाहर फेंका। अच्छा जी, ये मौलाना फजल रहमान ने उठाकर बाहर फेंका है, ये ख़बर है मेरे लिए। अगर कल को ऐसे लोग मुसल्लत किए गए तो आपसे वादा करता हूँ कि इसको भी गिरबान से पकड़ कर निकालेंगे। अब ये पता नहीं किसको धमकी है कि अगर मुसल्लत किए गए हम पे तो उनको भी गिरबान से पकड़ कर बाहर फेंकेंगे। अब ये धमकी जो है ये किसके लिए है ये मुझे नहीं पता, ये आप खुद समझदार हैं, अंदाज़ा लगाएं। पता वैसे सबको ही है, पता सबको है, लेकिन ये है कि आप खुद अंदाज़ा लगाएं इसका कि मौलाना फजल रहमान भी इस हद तक अब उस स्टेज पर हैं और इसमें भी रौनक इस तरह से झलकती है कि वो कहते हैं कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी सूरत सामने नहीं आनी चाहती, माइनस है, ख़त्म है, सफ़ाए हस्ती से मिटा दो। ख्वाहिश तो उनकी यही है ना। और अगर इनको हम पर मुसल्लत किया गया
तो इनको गिरबान से पकड़कर बाहर निकालेंगे। मतलब कि जब इंसान को लगता है ना कि मेरा इक़्तिदार जो है ये मेरे ही पास रहना है और ये मेरे ही घर की लौंडी है और ये यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता और मेरे ही इशारों पर नाचेगी, तो फिर वो इस तरह की बातें करता है। लेकिन आपको पता है कि इक़्तिदार जो है वो किसी का भी सगा नहीं होता और ये चीज़ें परमानेंट नहीं होती हैं, हालात बदलते हुए पता नहीं चलता। अभी कल की बात है, मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके हवाले से बहुत सारी पाबंदियां थीं। आज बिल्कुल सिचुएशन 180 डिग्रीज़ पर है और आज जो हो रहा है कल हो सकता है सिचुएशन इससे बिल्कुल डिफरेंट हो। और वो कार्ल मार्क्स ने भी कहा था ना, लॉज ऑफ हिस्ट्री की बात की थी, तो हिस्ट्री के कुछ कवानीन हैं और द ओनली थिंग कॉन्स्टेंट इन दिस वर्ल्ड इज़ चेंज, यानी कि तब्दीली हर वक्त रूनुमा होती रहती है और दिन फिरते रहते हैं, कभी अच्छे कभी बुरे, कभी मुश्किल कभी आसान। और वो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी फरमाते हैं कुरान पाक में कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। तो कुछ लोगों को लगता है कि अब सिचुएशन ऐसी रहेगी, ऐसा ही है सब कुछ, लेकिन ऐसा होता है नहीं। सिचुएशन बदल जाती है और चीज़ें बदल जाती हैं। तो ये है जी मौलाना फजलुर रहमान का स्टेटमेंट जो उन्होंने कहा, और ख्वाजा आसिफ साहब ने जो कुछ किया वो भी हमने आपको बताया। दोनों बातें मेरी नज़र में इखलाकी तौर पे भी और सियासी तौर पर भी नामुनासिब हैं, दुरुस्त नहीं है। लेकिन अभी मोरल बहुत हाई है। और आखिरी चीज़ इस वीलॉग की ये कि जो हुकूमत ये तरमीम कर रही है, जो तरमीम हुकूमत कर रही है केयर टेकर गवर्नमेंट के हवाले से, उससे अब इशारे ये मिल रहे हैं कि ऐन मुमकिन है कि केयर टेकर सेटअप आए तो फिर जाए ना। केयर टेकर सेटअप यानी कि उस मुद्दत में ना जाए जो उसकी मुद्दत है मैक्सिमम 90 दिन। वो ये कर रहे हैं जी कि वो उन्होंने कहा है कि निगरान हुकूमत को इजाफी इख्तियार दे रहे हैं हम, और वो इसलिए कि निगरान हुकूमत मुल्की मईशत के लिए ज़रूरी फ़ैसले करने का इख्तियार रखेगी। नॉर्मली केयरटेकर सेटअप्स के पास ये इख्तियार नहीं होता है, उनका काम सिर्फ ये होता है वो आए हैं, इलेक्शन करवाएंगे, घर चले जाएंगे। लेकिन अगर मईशत के हवाले से ज़रूरी फ़ैसले करने का इख्तियार आप उनको देंगे, बैनुल अक़वामी इदारों और गैर मुल्की मुआहदों की वो मिजाज होगी, तो मुझे आप बताएं कि केयरटेकर गवर्नमेंट में और एक रेगुलर गवर्नमेंट में जो वोट से आती है, जमहूरियत से आती है, जमहूर की ताकत से आती है, इंतखाबात के ज़रिए आती है, क्या फ़र्क रह जाए? फिर तो कोई फ़र्क ही नहीं रह जाएगा। तो ये जब ये इख्तियारात दिए जा रहे हैं, अब आपको समझ आ रहा है कि क्यों मियां नवाज शरीफ चाहते हैं कि इसहाक डार ही निगरान वज़ीर आज़म बने, क्योंकि उनको पता है कि ये जो निगरान वज़ीर आज़म बनने जा रहा है उसके पास रेगुलर इख्तियारात से ज़्यादा इख्तियारात होंगे। फिर अगर वो मियां नवाज शरीफ का खासुल ख़ास नहीं होगा तो ऐन मुमकिन है कि वो मियां नवाज शरीफ की ख्वाहिश के मुताबिक हुकूमत ख़त्म करने से इनकार कर दे और हुकूमत जो है वो मज़ीद आगे चली जाए। और जब वो मज़ीद आगे चली जाएगी तो ये लोग भी जो हैं वो इंतखाब मांगने के लाइन में लग जाएंगे। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मांग रही है, फिर ये लोग भी हो सकता है पॉसिबली मांगे। तो अब PDM को अपने लाले पड़ चुके हैं। जो तरमीम हो रही है ना जी, ये तरमीम हो तो इन्हीं के ज़रिए रही हैं, लेकिन अंदर खाते इनको भी पता है कि इन्हीं तरमीम की कीमत शायद इनको चुकानी पड़ जाए, क्योंकि केयरटेकर सेटअप आएगा तो शायद फिर वो 90 दिन में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास तो इख्तियार होंगे और वो इख्तियार ये ख़ुद दे रहे हैं और अभी अपने हाथ काट कर ख़ुद पकड़ा रहे हैं। लेकिन जो हिकमत अमली है उसमें मेरे ख़्याल में इनके पास इतनी ज़्यादा कोई चॉइस है भी नहीं। और जो कुछ PDM के 1.5 साल दौरे हुकूमत में हुआ है और अभी तक जिस तरह से उनको इंडेमनीफाई किया गया उसके ख़िलाफ़, उसकी कॉस्ट वो अभी तक पे नहीं कर रहे हैं। शहबाज साहब ने कहा ना वो धब्बा, इसके ऊपर अलहदा व्लॉग करूँगा क्योंकि टाइम बड़ा हो गया, लेकिन इतने धब्बे हैं, डिफ़ॉल्ट का धब्बा तो चलो नहीं लगा, लेकिन इतने धब्बे हैं कि इसको मिटाने में मुझे लगता है कई साल लगे, शायद ये सालों में भी ना मिटे, ये तारीख़ में लिखे जाएंगे और फिर शहबाज साहब की लेगेसी अकॉर्डिंगली डिफ़ाइन होगी। और जब तक वो सियासत करते रहेंगे उन्हें इसका जवाब देना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया व्लॉग देखने के लिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।